स्पाइन सर्जरी के बाद झुककर बैठना या झुकना ठीक है? बहुत कॉमन सवाल है कि सर कितना मैं झुक सकता हूँ, क्या मुझे झुकना अलाउड है या झुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्या करूँ मैं, व्हाट इज़ राइट? मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मुझे कभी कभी जो सलाह दे रहे हैं वो शायद अलग है मेरे डॉक्टर की सलाह से। कुछ डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ डॉक्टर वैसा क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा जनरलाइज्ड वीडियो है क्योंकि सारे ऑडियंसेस के लिए हैं, जिन लोगों की सर्जरी नहीं हुई है उनके लिए भी, जिनकी हो गई है उनके लिए भी, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी, जिनको फ्यूजन हुआ है उनके लिए भी, और जिनका माइक्रो डिस्क या एंडोस्कोपिक डिस्क हुआ है उनके लिए भी। तो प्रश्न ये है कि जो आपको दिक्कत है उस केस में क्या आपको झुकना अलाउड है? आपकी जो सर्जरी हुई है क्या वो झुकना अलाउ करती है? तो देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो जनरलाइज्ड हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या लागू होगा इसके लिए सबसे अच्छा जज आपका स्पाइन सर्जन हो सकता है और वो आपको डिटेल में बता सकता है। लेकिन फिर भी कुछ मोटी गाइडलाइन हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो ज़्यादातर सारे डॉक्टर्स सारे वर्ल्ड में फॉलो की जाती हैं। तो बात करते हैं कुछ बेसिक बातों की। तो जो पहले 6 हफ्ते होते हैं लंबर स्पाइन सर्जरी के बाद के, मैं फिर से बोलता हूँ, रीढ़ की हड्डी में जो लंबर स्पाइन है जिसको कमर की रीढ़ कहते हैं, उसकी सर्जरी के जो पहले 6 हफ्ते हैं वो सबसे क्रिटिकल हफ्ते होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हीलिंग होती है और इस टाइम पे जो हीलिंग हो रही होती है यही हीलिंग पेशेंट को अच्छा रिटर्न टू फंक्शन देती है। तो हम पहले 6 हफ्तों में ज़्यादातर मरीजों में, चाहे वो फ्यूजन का पेशेंट हो, चाहे वो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी का पेशेंट हो, चाहे वो लैमिनोटोमी लैमिनेक्टमी का पेशेंट हो, हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आगे झुकना मना है और आगे झुककर वज़न उठाना बिल्कुल भी मना है। और इसको हम पेशेंट जैसे इस बात को याद रखे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम पेशेंट को एक सपोर्ट बेल्ट भी देते हैं जिसको LS कॉर्सेट बेल्ट या LS बेल्ट सपोर्ट या लंबोसैक्रल बेल्ट सपोर्ट कहा जाता है। जब आप इस बेल्ट को लगा लेते हैं तो आपकी जो लंबर स्पाइन है उसका एक नेचुरल लॉर्डोसिस, मतलब एक ऐसा कर्व होता है, वो रिस्टोर हो जाता है और आपको आगे झुकने से रोकता है। और इस अच्छे पोस्चर में जब आप रहते हो तो हीलिंग और बढ़िया तरीके से हो पाती है क्योंकि मूवमेंट कम हो जाता है। देखिए, कहीं चोट लगी है और वो बार बार हिल रहा है तो चोट की जो हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी, शरीर को मौका कम मिलेगा हीलिंग का। बट जब आप एक ही पोजीशन में स्पाइन को रखेंगे तो वो जल्दी हील होगी और वो अच्छा हील होगी। जो बेल्ट है, हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो लेटने के अलावा हर टाइम बेल्ट को पहन के रखेंगे। वॉक करने के टाइम, बैठने के टाइम, आगे झुकने के टाइम। आगे झुकना तो एक्चुअली है ही नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा भी लीन कर रहे हैं तो बेल्ट होनी ही चाहिए। तो बेल्ट बहुत हाईली रिकमेंडेड होती है हमेशा मेरे सारे पेशेंट्स में, चाहे कोई सी भी सर्जरी हो। अब 6 हफ्ते बाद व्यक्ति विशेष वाली चीज़ें हो जाती हैं। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी या माइक्रो सर्जरी के बाद हम लोग 6 हफ्ते बाद बेल्ट हटा देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं धीरे धीरे आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ में रिस्टोर होना चालू करें। आप 6 से 12 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा झुकना, थोड़ा थोड़ा वजन उठाना चालू करें, थोड़ी ट्विस्टिंग मूवमेंट चालू करें, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब 12 हफ्ते हो जाएँ तब आप फुल मूवमेंट चालू कर सकते हैं। और 6 हफ्ते बाद बेल्ट निकलने के बाद 6 से 12 हफ्ते में लाइट मूवमेंट और 12 हफ्ते के बाद फुल रिटर्न टू एक्टिविटी। आपका स्पोर्ट्स हैं, खेलना है, जंप करना है, रनिंग है, वो सब फुल एक्टिविटी में आप वापस लाएं और धीरे धीरे आप नॉर्मल लाइफ अपना लें। हालांकि जब फ्यूजन सर्जरी होती है तो मैं इस 6 हफ्ते को डबल कर देता हूं और मैं 12 हफ्ते पेशेंट को रेकमेंड करता हूं कि आप लाइट मूवमेंट ही रखें। 6 हफ्ते विद बेल्ट, नेक्स्ट 6 हफ्ते विदाउट बेल्ट, और उसके 6 हफ्ते, अगले 6 हफ्ते में माइल्ड मूवमेंट चालू करें और उसके अगले 6 हफ्ते बाद, मतलब 4th सेट ऑफ 6 वीक, मतलब 24वें हफ्ते में आप फुल मूवमेंट में आना शुरू करें। क्योंकि फ्यूजन को टाइम देना होता है, जब तक हड्डी अच्छी तरह जुड़ नहीं जाएगी तब तक अननेसेसरी लोड स्क्रू और पेच पे आता है। तो ये हो गया सिंगल लेवल फ्यूजन और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का। इसके अलावा
एक केस होता है जिसमें हम मल्टी लेवल फ्यूजन करते हैं, जैसे स्कोलियोसिस करेक्शन हुआ या लॉन्ग सेगमेंट लंबर फिक्सेशन हुआ, जिसमें आप डॉर्सो लंबर जंक्शन से लेके स्पाइनल लंबोसैक्रल जंक्शन तक फ्यूजन करते हो, डीएल स्पाइन से एल स्पाइन तक, जिसमें कि जिसको हम D12 to S1 सर्जरीज भी कहते हैं। ऐसी सर्जरीज बहुत कम होती हैं, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है किसी किसी कारण में। तो जब इस तरह की सर्जरीज हम करते हैं जिसमें लॉन्ग सेगमेंट फिक्सेशंस होते हैं, ऐसे केसेस में आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पाइन फ्यूज हो गई है इस पोजीशन में। अब जो भी मूवमेंट है आपके हिप पे ही रहेगा। हालांकि मैं सारे पेशेंट्स को ये रेकमेंड करता हूं कि आप लेट कर, मतलब आप पूरी बॉडी को लेट कर पैरों को ऊपर उठाएं, और कभी कभी उठाने के लिए आप दुपट्टे का प्रयोग कर सकते हैं या पिलाटेस बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग को लूज रख पाएंगे। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग लूज होगी तो आपको बैक में दर्द नहीं होगा और आप अच्छी तरह आगे झुक पाएंगे जब भी आप झुकना चालू कर रहे हैं। तो सर्जरी के अगर 6 हफ्ते हो गए हैं या 12 हफ्ते हो गए हैं और आपके डॉक्टर आपको अलाउ कर रहे हैं झुकना, तब भी ये इंश्योर करिए कि आपकी हैमस्ट्रिंग ढीली होनी चाहिए। नहीं तो आप सारा मूवमेंट अगर स्पाइन पे करेंगे तो स्पाइन पे इनएविटेबली ज़्यादा लोड आएगा और वो ज़्यादा लोड पेन देगा, क्योंकि जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए बना ही नहीं है। नेचुरली ज़्यादा मूवमेंट होता है आपके हिप पे, और हिप पे मूवमेंट तब होगा जब हैमस्ट्रिंग लूज होंगे। अच्छा, एक और टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका हिप मूवमेंट अच्छा है। अगर आप पूरी तरह फ्लैट सरफेस पे लेटे हैं और आप अपने पैरों को 90 डिग्री ऊपर कर सकते हैं बिना घुटना मोड़े, 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, इसका मतलब है आपकी हैमस्ट्रिंग लूज है। अगर ऐसा नहीं है तो पैरों को टाइट करके पिलाटेस से ऐसे ऐसे खींच के करते रहिए रोज रोज थोड़ा थोड़ा, और 2-3 महीने 4 महीने में आपकी हैमस्ट्रिंग लूज हो जाएंगी। जब लूज हो जाएंगी तो आपके स्पाइन मूवमेंट्स कंफर्टेबल हो जाएंगे और आगे स्पाइन का इंजर होना बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारे जो कारण मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें हैं जिससे कि फ्रंट बेंडिंग कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें फ्रंट बेंडिंग हम बिल्कुल मना ही कर देते हैं, जैसे कि किसी को डीजेनरेटिव डायनामिक लिस्थेसिस है, मतलब आपकी स्पाइन ऐसे ऐसे मूव कर रही है एक्सरे पे और फ्यूजन सर्जरी अभी नहीं हुई है। ऐसे केस में आगे झुकना और वजन उठाना लगभग मना रहता है जब तक कि फ्यूजन सर्जरी या तो फिर ना हो जाए या फिर वो ऑटो फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अगर वो हिलेगा ऐसे ऐसे तो इसके अंदर जो नर्व चल रही है, यहाँ पर जो नर्व है वो ऐसे चल रही है और इसके ऊपर ये ऐसे अगर ये हिलेगा तो वो नर्व दब जाएगी और दबने से बहुत ज़्यादा लेग पेन आ सकता है, कभी कभी वीकनेस भी हो सकती है, कभी कभी पैर में पैरालिसिस या लैट्रिन बाथरूम के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इंस्टेबिलिटी है तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। फ्यूजन सर्जरी हुई है तो 6 से 12 हफ्ते बाद मूवमेंट चालू होगा, और अगर सिंपल एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी हुई है तो 6 हफ्ते बाद आगे झुकना और वजन उठाना चालू किया जा सकता है। और ये पेशेंट स्पेसिफिक भी है, किसी पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है, किसी को धीरे धीरे मिलता है, डिपेंड करता है सर्जरी से पहले प्रॉब्लम कितनी थी, नस पे कितना दबाव था और क्या सर्जरी से पहले नर्व में कोई इंजरी या डैमेज तो नहीं हो गया था। तो बहुत सारी बातें हैं, उनको देख के ये डिसाइड होता है, लेकिन मोटी मोटी गाइडलाइंस जो होती हैं वो मैंने आपसे शेयर करी हैं। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से कोई भी जानकारी आपके काम की मैं दे पाया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आपके सब्सक्रिप्शंस मेरे को ये हिम्मत देते हैं कि मैं ऐसा ही अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, जिसमें कि असली जानकारी मैं अपने पेशेंट को दे पाऊँ, जिससे उसको समझ में आ पाए कि क्या उसके लिए सही है। कई बार क्या होता है, ओपीडी में जब आप डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं तो उनके पास टाइम कम होता है, तो वो डिटेल में बात बता नहीं पाते और सवाल कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए तो ये मेरे वीडियोस हैं, जिससे कि मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि हो सकता है आपके डॉक्टर बिजी रह गए हों। तो कोई बात नहीं, उनकी तरफ से मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। बस एक सब्सक्रिप्शन आपसे मैं मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच।